हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर की एमसीक्यू। ये पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, फाइंड करेक्ट। इंस्टॉलिंग सिस्टम ऑफ लाइसेंस एंड परमिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट वेयर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो हम लोग देखेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी लाइसेंस एंड परमिट्स की जो सिस्टम जो है स्टार्ट की थी, ये प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल थी। आंसर इज नो, प्राइवेट सेक्टर के लिए हेल्पफुल नहीं थी। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के लोगों को काफी सारा डॉक्यूमेंट का वर्क करना पड़ रहा था इस लाइसेंस सिस्टम के चलते, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इनफैक्ट ये पब्लिक सिस्टम के लिए अच्छा था। पब्लिक सेक्टर के लिए मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज जो थी, जिसे हम लोग सरकारी कंपनी बोलते हैं, उनके लिए अच्छा था ये। This system produced powerful vested interest that created enough hurdle for public sector. तब जब ये सिस्टम प्रोड्यूस किया गया, लाइसेंस एंड परमिट्स की जो सिस्टम जो है ये लाई गई, तो हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा हर्डल्स आएंगे, प्राइवेट सेक्टर को काम करने में बहुत परेशानी आएगी। तो पब्लिक नहीं, यहाँ पे होगी प्राइवेट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें करेक्ट फाइंड करना था। तो करेक्ट कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी। Some supporter of industry were criticizing the enlarged public sector. तो कुछ सपोर्टर जो इंडस्ट्री के सपोर्टर थे वो एनलार्ज पब्लिक सेक्टर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट की का ध्यान जो है वो सरकारी कंपनी, दैट इज पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज जो होती है उस पर बहुत ज्यादा था। गवर्नमेंट उस पर बहुत सारा पैसा लगा रही थी। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन देखते हैं। Planners refuse to provide the private sector with enough space and the stimulus to grow. जो प्लानर्स थे, जो हमारे प्लानिंग कमीशन में या फिर जो हमारे कंट्री को डेवलपमेंट के लेकर के जो प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने जो है प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ा, क्योंकि हर जगह सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी। तो ऐसा फील होता था काफी सारे लोगों को जो क्रिटिसाइज कर रही थी गवर्नमेंट को, तो उनका ये रीजन था क्रिटिसाइज करने का। बिल्कुल ये रीजन भी करेक्ट है और ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1। फाइंड करेक्ट। After some year of independence, much of the agriculture, trade and industry were left in the private hands. तो इंडिपेंडेंस के कुछ सालों के बाद में जो भी एग्रीकल्चर था, ट्रेड था, इंडस्ट्री था, ये प्राइवेट लोगों के हाथों में छोड़ दिया गया था। अब वही इसे मैनेज कर रहे थे, वही इसे ग्रोथ कर रहे थे। बिल्कुल ये करेक्ट है। The state controlled heavy industry, provided industrial infrastructure, regulated trade and made some crucial intervention in agriculture. तो स्टेट का तब फिर क्या रोल था? तो स्टेट जो है वो कुछ हैवी इंडस्ट्री पे फोकस कर रही थी, वो छोटी इंडस्ट्री पे फोकस नहीं कर रही थी, हैवी इंडस्ट्री पे फोकस कर रही थी। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है, ब्रिज है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, सो इन सब पे गवर्नमेंट का ज्यादा ध्यान था। और गवर्नमेंट जो है जो भी रूल रेगुलेशंस बनाने का काम कर रही थी, और एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन गवर्नमेंट कर रही थी। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। करेक्ट फाइंड करना है हमें, सो ऑप्शन सी। दोनों ही करेक्ट है। फाइंड इनकरेक्ट। ऑपरेशन फ्लड ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर इनटू नेशन वाइड मिल्क ग्रिड। सो हम लोग देखेंगे जो ऑपरेशन फ्लड जो स्टार्ट की गई थी, इसके अंडर एक तरह की कोऑपरेटिव्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर, जितने भी हमारे कंट्री में मिल्क प्रोड्यूसर्स जो थे उनको एक ग्रिड में जोड़ा गया, उन सबको आपस में जोड़ा गया, ताकि वो लोग सही तरीके से, अच्छी तरीके से और ज्यादा प्रोडक्शन जो है कर सके। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1960s। नहीं, ये 1960 नहीं, 1970s में लॉन्च हुआ था। सो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। इट बॉट द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर क्लोजर बाय एलिमिनेटिंग मिडिलमैन। सो हाँ, बिल्कुल ये करेक्ट है। जो प्रोड्यूसर थे मिल्क के और जो कंज्यूमर थे, इनके बीच में बहुत सारे मिडिल मैन होते थे, जो अब बीच का जो है प्रॉफिट वो कमाते थे। सो ये प्रोसेस के थ्रू उनको हटा दिया गया, सो दैट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के लिए जो फायदा जो है, मुनाफा जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। सो ओनली 2 इज इनकरेक्ट। During second 5-year plan, how much percentage of expenditure was allocated toward transport and communication? So transport and communication के सेक्टर में कितना खर्चा किया गया ड्यूरिंग सेकेंड 5-year प्लान में? तो कितना परसेंट खर्चा किया था टोटल एक्सपेंडिचर का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 29। ये अप्रॉक्स 28.5 के आसपास कुछ था, तो सबसे नियर जो नंबर है वो है 29।
विच कंपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म वेयर नॉट सक्सेसफुल। तो हमें पता है हमारे कंट्री में जो लैंड रिफॉर्म लिए गए थे इसमें काफी सारे स्टेप्स थे, काफी सारे कंपोनेंट थे। तो हमें देखना है इसमें से कौन सा स्टेप या पॉइंट जो है वो प्रॉपरली सही तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा था। 1. कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, बिल्कुल ये सक्सेसफुल रहा था। कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब है कि हमारे कंट्री में जो छोटे छोटे जो लैंड के पीस थे उनको मिला करके एक कंप्लीट एक बड़ा सा लैंड बनाया गया और वहां पे एग्रीकल्चर किया गया। उसे एग्रीकल्चर के लिए रेडी किया गया सो दैट हम लोग का प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो ये स्टेप किया गया था, बिल्कुल ये सक्सेसफुल रहा था। अपर लिमिट ऑन लैंड होल्डिंग, देखो हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज साइज में लैंड था। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो लोग एक सर्टेन लिमिट के बाद लैंड नहीं रख सकते हैं। मान लो किसी के पास मान लो 100 एकड़ लैंड है, किसी के पास अगर 100 एकड़ लैंड है तो गवर्नमेंट ने सपोज कहा कि किसी भी पर्सन के पास मैक्सिमम 20 एकड़ हो सकता है। तो सपोज 20 वो तो पर्सन के पास रहा, अब बाकी का 80 गवर्नमेंट ने अपने अंडर अंडर ले लिया। तो इसे बोलते हैं अपर लिमिट लगा दिया गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग पे। तो ये प्रोसेस तो लाया गया था लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। नेक्स्ट, ग्रेटर लीगल सिक्योरिटी अगेंस्ट एविक्शन फॉर टेनेंट्स वर्किंग ऑन अदर लैंड। हमें पता है बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे पर्सन के लैंड पे काम करते हैं और उसके अगेंस्ट वहां कुछ पेमेंट करते हैं। तो जो फार्मर जो है वो किसी एक दूसरे पर्सन के लैंड पे काम करेंगे और वहां पे उस लैंड के लिए उसको रेंट देंगे उस पर्सन को। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी मान लो पर्सन कभी भी सडनली उस फार्मर को उस लैंड से अगर निकाल दे तो फार्मर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ा हो जाएगा। इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि कोई भी टीनेंट्स जो है उसको ऐसे ही सडनली जो है वो नहीं निकाल सकते हैं, उसकी कुछ प्रोसेस होगी। तो ये लॉ भी गवर्नमेंट लेके आई थी लेकिन ये भी बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो हमें फाइंड करना है कौन सा सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो 2 और 3, तो हमारा आंसर होगा बी, 2 और 3 वेर नॉट सक्सेसफुल। 1 जो है ये पार्शियली सक्सेसफुल रहा था। Some people argue that even if the government had spent more money on agriculture, it would not have solved the massive problem of rural poverty. तो कुछ लोगों का मानना ये था कि अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा लगाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर जो रूरल इंडिया है वहां पे, फिर भी जो प्रॉब्लम्स थी रूरल इंडिया की, जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स थी ये सॉल्व नहीं होने वाली थी। बिल्कुल ये ट्रू है। ऐसा क्यों उनका कहना था? बिकॉज जो सिस्टम जो थी वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी। गवर्नमेंट तो पैसा लगा भी अगर देती लेकिन करप्शन के कारण या और दूसरे सिस्टम में जो फॉर्मेलिटीज है उसके कारण प्रॉपरली लोगों को बेनिफिट नहीं होता। तो इसलिए काफी लोगों का कहना था कि अगर गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा लगा भी देती है तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सो ट्रू assertion reason, many private sector were not improving their product and make them cheaper। सब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्री थे जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री में स्टार्ट हुए थे वो अपने प्रोडक्ट को जो है सस्ता नहीं बना रहे थे, वो अपने प्रोडक्ट का दाम नहीं घटा रहे थे या उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे थे। Reason, the state policy to restrict import of goods that could be produced in domestic market with little or no competition। ऐसा क्यों करना था उनका? बिकॉज ये जो डोमेस्टिक हमारे हमारे घर के हमारे कंट्री वाले जो प्राइवेट सेक्टर थे इनको बाहर से कंपटीशन इसको नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बाहर से बहुत सारे जो प्रोडक्ट आ रहे थे, जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में प्रोडक्ट आ रहे थे, उन पे एक तरह का बैन लगा दिया था, उनको हमारे कंट्री में एंट्री नहीं मिल रही थी। इस कारण से वो हमारे लोकल मार्केट में कंपटीशन नहीं दे रहे थे और इसी कारण से हमारे कंट्री में जो भी प्रोडक्ट जो है वो सस्ते नहीं हो रहे थे या उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी। बिल्कुल रीजन भी करेक्ट है और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। सो करेक्ट आंसर होगा 1। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी आती है या फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन अगर रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक है वहां पे जुड़ के आप मुझे उस क्वेश्चन के ऊपर में डिस्कशन कर सकते हो। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इंडिया इज? सो इंडियन इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है? तो हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों ने यूएसएसआर की जो मॉडल है उसको भी यूज किया और यूएसए की जो मॉडल है उसको भी यूज किया, तो दोनों का मिक्स फॉर्म है। तो हमारा आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी।
द स्टेट कंट्रोल्ड मोर थिंग दैट वेर नेसेसरी एंड दिस लेड टू, हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल था हमारे कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर में, और इस कारण से क्या हुआ, इनएफिशिएंसी, एफिशिएंसी, करप्शन। तो हमें पता है इस कारण से करप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, और करप्शन इंक्रीज होने के कारण हमारी सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, दैट मीन्स इनएफिशिएंसी इंक्रीज हो रही थी। सो 1 and 3 ऑप्शन ए फाइंड करेक्ट। द स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी क्रिएटेड न्यू मिडिल क्लास। तो स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट का मतलब यहाँ पे है हमारा कंट्री का बात कर रहे हैं, तो हमारे कंट्री का जो इंटरवेंशन हुआ, इंटरवेंशन का मतलब ये है हमारा कंट्री जो है, हमारे कंट्री के गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करने का जो ट्राई कर रही थी, इसके कारण काफी सारे न्यू मिडिल क्लास जो है ये इमर्ज हुए। हमारे सोसाइटी में पुअर थे, रिच थे, और एक तरह की न्यू मिडिल क्लास जो है ये इमर्ज होके सामने आई। बिल्कुल ये करेक्ट है। दिस क्लास एंजॉयड द प्रिविलेजेस ऑफ हाई सैलरी। तो ये जो मिडिल क्लास जो थी इनको बिल्कुल इनको हाई सैलरी मिल रहा था, बट मच अकाउंटेबिलिटी, मच नहीं, इनको बहुत ही लेस अकाउंटेबिलिटी मिल रहा था। मतलब क्या है कि ये जो मिडिल क्लास इमर्ज होके आई, ये पैसे तो खूब कमा रहे थे, इनके सैलरी तो खूब हाई थी, लेकिन इनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत कम थी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हमारे कंट्री के लिए बहुत कुछ ज्यादा उस समय कर नहीं रहे थे, सो अकाउंटेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इनकी कम थी। ऑल्दो ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे कंट्री में उस समय टैक्स सिस्टम जो था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स नहीं पे कर रहे थे, या इवन पे करना भी चाह रहे थे तो गवर्नमेंट की सिस्टम उतनी एफिशिएंट नहीं थी, तो इस कारण से अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो बिल्कुल, तो ये करेक्ट है, और 2 जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे मच नहीं लेस होगा। करेक्ट फाइंड करना है, ओनली 1 फाइंड करेक्ट। ड्यूरिंग प्लानिंग प्रोसेस the proportion of poor in total population was reducing। तो प्लानिंग जब हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान्स जब चल रही थी, तो इसका इफेक्ट ये नजर आया कि हमारे कंट्री में पहले मान लो इंडिपेंडेंस के बाद में, मान लो इंडिपेंडेंस के समय जो भी पॉपुलेशन थी, इंडिपेंडेंस के समय जो 100% पॉपुलेशन थी, मान लो उसकी 40% पॉपुलेशन जो थी वो पुअर थी, या 40 नहीं, ज्यादा ही होगी, मान लो 70% पॉपुलेशन जो है वो पुअर थी। 5 ईयर प्लानिंग लॉन्च होने के बाद में ये 70% से धीरे धीरे रिड्यूस होकर मान लो 65 हो गई, फिर 60 हो गई, मतलब परसेंटेज जो है इनका कम होने लगा टोटल पॉपुलेशन में। तो प्रोपोर्शन ऑफ पुअर इन टोटल पॉपुलेशन वाज रिड्यूसिंग। बिल्कुल ये करेक्ट है, लेकिन परसेंटेज कम हो रहा था, लेकिन क्योंकि हमारा कंट्री का पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए नंबर ऑफ पुअर की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही थी। तो पुअर की नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इनका परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन में वो डाउन हो रहा था, तो यानी कि ये रॉन्ग है। तो पुअर नंबर कीप्ट गोइंग अप ड्यूरिंग दिस पीरियड, नो सॉरी, यानी कि ये भी करेक्ट है। सो दोनों ही करेक्ट है, सो हमारा आंसर होगा सी 1 and 2। याद रखो हमारे कंट्री में जो प्रोपोर्शन थी वो कम हो रही थी, टोटल परसेंटेज कम हो रही थी पुअर लोगों की, लेकिन इनके नंबर जो है वो तो इंक्रीज कर रहे थे, तो नंबर जो है वो इंक्रीज कर रही थी। क्यों ऐसा, क्योंकि हमारा कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे होंगे सी assertion region। लैंड रिफॉर्म डिड नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हमारे कंट्री के ज्यादातर भागों में, मोस्ट पार्ट में, जो लैंड रिफॉर्म जो हमारी गवर्नमेंट लेके आ रही थी या करना चाह रही थी, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसने काम नहीं किया, बहुत एफिशिएंटली इसने काम नहीं किया। बिल्कुल करेक्ट है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे 2 स्टेट हमारे कंट्री में, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म काफी हद तक हम लोग ये बोलते हैं कि सक्सेसफुल रहा, वो कौन सी 2 स्टेट थी? वो कौन सी 2 स्टेट थी जहां पे लैंड रिफॉर्म फिर भी बाकी कंट्री के, बाकी स्टेट के कंपेयर में काफी अच्छा रिजल्ट उन्होंने शो किया? आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं एक हिंट देता हूं, उसमें से एक स्टेट जो है, उसमें उस स्टेट से ही मैं बिलोंग करता हूं, उस स्टेट में ही मैं रहता हूं। अब दूसरे स्टेट का भी आप सोच के बताओ। The landowners were very powerful and wielded considerable political influence। और ऐसा क्यों हुआ, लैंड रिफॉर्म क्यों बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया? बिकॉज जो लैंड ओनर्स थे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स थी, वो बहुत पावरफुल थे, उनके पास काफी ज्यादा पॉलिटिकल पावर भी था, उनके काफी जान पहचान के लोग पॉलिटिक्स में थे, वो लोग खुद पॉलिटिक्स में थे। तो इस कारण से उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन पास होने नहीं दिया जो उनके अगेंस्ट था, या फिर ऐसा किसी डिसीजन को इंप्लीमेंट होने नहीं दिया जो उनके अगेंस्ट था। तो बिल्कुल रीजन भी करेक्ट है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन 1।
Find correct. Some of the largest development project in India's history were undertaken during early 5-year plan. तो बिल्कुल ये करेक्ट है। हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस होने के बाद में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए और ये 5-year प्लान के तहत ये इसे किया गया था। बिल्कुल ये करेक्ट है। तो दिस इंक्लूड मेगा डैम्स लाइक भाखड़ा नांगल डैम या हीराकुंड डैम फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। जब ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे थे उनमें से कुछ एग्जांपल्स है भाखड़ा नांगल डैम और हीराकुंड डैम। भाखड़ा नांगल डैम जो है ये बेसिकली आप देखोगे ये सतलुज जो रिवर है उस पे है और हीराकुंड जो है ये महानदी रिवर के ऊपर में है। फाइंड इनकरेक्ट। सो इससे पहले हमें करेक्ट फाइंड करनी थी, हम लोगों ने फाइंड किया, तो इसमें से करेक्ट कौन सी होगी? दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन सी फाइंड इनकरेक्ट। गवर्नमेंट एबोलिश द सिस्टम ऑफ कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी। तो गवर्नमेंट ने जो जमींदारी सिस्टम थी इसको एबोलिश कर दिया। बिल्कुल ये करेक्ट है। गवर्नमेंट ने जो लैंड्स जो थी, बड़े बड़े जो जमींदार थे उनकी जो लैंड्स थी उसको अपने अंडर ले लिया, लैंड रिफॉर्म के अंडर। This act released land from the clutches of the class that had high interest in the agriculture। तो देखो ये जो जमींदार जो थे ये तो एग्रीकल्चर करते नहीं थे, बस इनके पास बहुत बड़ी लैंड थी और इनका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इनके पास बड़ी लैंड थी। ये बस उस लैंड को किसी फार्मर को दे देते थे। तो इस एक्ट ने जो लैंड जो था वो लैंड एक तरह से क्लच में से छुड़वाया, उनके कब्जे से छुड़वाया, जिनका हाई इंटरेस्ट था। हाई नहीं, बहुत ही लो इंटरेस्ट था, बहुत ही लेस इंटरेस्ट था। तो ये गलत है। इट ऑल्सो इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। तो ये जब लैंड उनसे ले लिया गया तब उनकी तो पावर कम हो गई। सो ये जो उनकी पॉलिटिकल पावर है या डोमिनेंस जो है उसको इंक्रीज नहीं किया, उसको रिड्यूस किया इसने। तो 2 और 3 रॉन्ग है हमें, क्योंकि इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो 2 एंड 3 रॉन्ग है, तो आंसर होगा सी, असर्शन रीजन। गवर्नमेंट अटेम्प्टेड फॉर कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। बिल्कुल हम लोगों ने अभी देखा कि लैंड रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको कंसोलिडेट करने का ट्राई किया। क्या कारण था इसका? सो दैट फार्म साइट्स कुड बिकम वायबल फॉर द एग्रीकल्चर। बिल्कुल जो छोटे छोटे लैंड में एग्रीकल्चर करने में जो प्रॉफिट जो होता है, इससे कहीं बेटर है कि इन चारों लैंड को अगर एक में मिला दो, उसमें अगर एग्रीकल्चर करे तो ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये ज्यादा वायबल ऑप्शन होगा, ज्यादा अच्छा एग्रीकल्चर वहां होगा। बिल्कुल रीजन भी करेक्ट है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन 1। Which of the statement about the Bombay plan is incorrect? So Bombay plan के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? It was a blueprint for India's economic future। बिल्कुल बॉम्बे प्लान के तहत ही हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री में डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, फिर प्लानिंग कमीशन आएंगे। तो बिल्कुल ये करेक्ट वाली है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो इट सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। तो बॉम्बे प्लान ने स्टेट ओनरशिप किया, ये तो हम लोग अभी चेक करेंगे। इट वॉज मेड बाई सम लीडिंग इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही है, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही कुछ लीडिंग इंडस्ट्रीज थे, कुछ बिजनेसमैन थे, उन लोग आपस में मिलते हैं और एक प्लान बनाते हैं, उसे ही बोलते हैं बॉम्बे प्लान। तो सी करेक्ट है। इट सपोर्टेड स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग। और उन लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हमें प्लानिंग करके डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो ए, सी और डी करेक्ट है। दैट मीन्स बी जो है ये रॉन्ग है, तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। सो बी इज इनकरेक्ट। Which of the following ideas did not form part of the early phase of India's development policy? So India's के शुरुआती दौर में अर्ली फेज में जो डेवलपमेंट की पॉलिसी जो थी, यहाँ पे कौन से टर्म उससे रिलेट नहीं करती है? प्लानिंग, बिल्कुल प्लानिंग करती है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग करके डेवलपमेंट कर रहे थे। कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये अभी देखेंगे हम लोग। लिबरलाइजेशन मतलब हमारी कंट्री में और भी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा मौका दिया गया, और भी ज्यादा उन्हें चांस दिया गया कि वो भी डेवलपमेंट कर सके। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। एंड देन सेल्फ सफिशिएंसी, तो हम लोग अपना कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कोऑपरेटिव फार्मिंग वगैरह की जो कॉन्सेप्ट है ये काफी लेट से ही आई। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो अगर आप मैं ईयर वाइज अगर जाता हूँ, प्लानिंग की कॉन्सेप्ट जो 1951 के आसपास से स्टार्ट हुई, सेल्फ सफिशिएंसी जो स्टार्ट हुई ये हमारे कंट्री में जब 1965 एंड 67 में जब हमारे कंट्री में जब सूखा आया, फेमाइन वगैरह आया, तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते थे एग्रीकल्चर में। तो हम लोगों ने फिर ग्रीन रेवोल्यूशन किया, तो ये 1960s की बात है। और उससे पहले भी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते थे। लिबरलाइजेशन आया 1990s में।
1990s में हमारे कंट्री में लिबरलाइजेशन का रिफॉर्म हुआ। हमारे कंट्री में एक रिफॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं हम लोग एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंटाइजेशन, और ये आई थी 90s में, जब उस समय मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। और कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है, ये हम लोग देखेंगे कि जो डेयरी की, अमूल की जो फार्मिंग जो आएगी, कोऑपरेटिव वाली फार्मिंग आएगी, ये 90s से पहले आएगी। सो करेक्ट आंसर होना है यहाँ पे बी। सो यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन काफी बाद में आई, उससे पहले कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो आई थी। तो हमें क्योंकि बताना है कि आइडियाज डिड नॉट फॉर्म द अर्ली फेज, तो पहले कौन सा नहीं है, तो इसमें से लिबरलाइजेशन जो है ये पहले नहीं है, ये बाद में आया। द आइडियाज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज ड्रॉन फ्रॉम, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लानिंग की जो आइडिया जो है, द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वाज ड्रॉन फ्रॉम, तो हमारे कंट्री में जो प्लानिंग की गई इसकी आइडिया कहां से हम लोग लेके आए, तो बिल्कुल बॉम्बे प्लान तो डेफिनेटली आंसर में होना है। तो देखो ऑप्शन ए जरूर होना चाहिए आंसर में। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से, आप देखो हम लोग इससे और इससे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है, हमारे आंसर में ए जरूर होना चाहिए। देन अब यानी कि 3 एंड 4 में से कोई एक आंसर होगा। अब देखो 3 में है ए एंड बी, और 4 में है ऑल का मतलब क्या है कि ए बी सी डी, यानी कि एनी हाउ ए बी तो आंसर में होना ही है, यानी कि बी को हम लोग चेक करने नहीं जाएंगे, बी को चेक करने नहीं जाएंगे, हम लोग चेक करेंगे सी एंड डी को। तो देखो कि इंडिया की जो प्लानिंग की जो पॉलिसी थी, ये क्या गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी से आई थी? गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी काफी डिफरेंट थी। गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी तो ये थी कि हमें बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है स्टेब्लिश नहीं करने चाहिए। गांधी जी का कहना ये था कि प्रोडक्शन जो है हमें मास प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब एक बड़ी सी कंपनी, बड़ी सी फैक्ट्री एक दिन में लाखों प्रोडक्ट बनाती है, उसे बोलते हैं मास प्रोडक्शन। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। गांधी जी का तो कहना ये था कि हमें प्रोडक्शन बाय मास करना चाहिए, हमें प्रोडक्शन बाय मास करना चाहिए। प्रोडक्शन बाय मास का मतलब ये है कि हमें जो है प्रोडक्ट जो बनाने चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर बनाना चाहिए, हमें विलेज बेस्ड इकोनॉमी बनानी चाहिए, यानी कि सी एंड डी जो है ये नहीं होगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। फाइंड इनकरेक्ट पेयर, सो इसमें से कौन सी पेयर जो है वो इनकरेक्ट है, वो सही मैच नहीं है। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ चरण सिंह फार्मर, बिल्कुल चौधरी चरण सिंह फार्मर्स के नेता थे, बिल्कुल करेक्ट है। टीसी महलनोबिस फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बिहार फेमाइन जोनिंग, बिहार फेमाइन जब बिहार में जब ये फेमाइन जब आई थी 1965 एंड 67 में, सो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिस पॉलिसी में को हम लोग बेसिकली जोनिंग पॉलिसी बोलते हैं। इसमें हुआ ये कि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो ग्रेन्स जो जाएगी, जो अनाज जो जाएगी, इन सब को लेकर के काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, तो इसको जोनिंग पॉलिसी बोलते हैं। तो ये भी करेक्ट है। वर्गीज कुरियन, सो ये पर्सन थे, ये मिल्कमैन ऑफ इंडिया है, बेसिकली अमूल की जो डेयरी आज हम लोग देखते हैं उनके पीछे इनको हम लोग जो है क्रेडिट देते हैं। तो डी भी करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट वाली फाइंड करनी है, सो बी इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि पीसी महलनोबिस जो है ये फर्स्ट नहीं, ये सेकंड 5 ईयर प्लान से बिलोंग करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से कौन बिलोंग करते हैं, कौन थे उसके प्लानिंग के हेड। डैश वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन एग्रीकल्चर, हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर में चेंजेस लाने के लिए कौन से रिफॉर्म लाए गए? व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। करेक्ट आंसर है ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी। Which of the following is not a contributory factor to development, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में कौन सा इसमें ऑप्शन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता? अबंडेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बिल्कुल डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्स चाहिए। कैरेक्टर ऑफ द पीपल, ये देखेंगे अभी। फ्रीक्वेंसी इन फ्री इलेक्शन, बिल्कुल किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब सही तरीके से वहां पे करप्शन ना हो, सिस्टम जो है बहुत एफिशिएंट वर्क करे। और सिस्टम तभी एफिशिएंट वर्क करेगी जब इलेक्शंस जो है वो काफी अच्छे तरीके से किए जाए। तो सी भी होगा। एंड डी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल डेवलपमेंट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए जो डेवलपमेंट करने में हेल्प करे। तो हमें पूछ रहे हैं कि नॉट कंट्रीब्यूटरी, तो ये होगा ऑप्शन बी, कैरेक्टर ऑफ पीपल। ड्यूरिंग 1965-67 विच स्टेट फेस्ड अ नियर फेमाइन सिचुएशन, तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इस टाइम में फेमाइन जो फेस किया जा रहा था वो हो रहा था वो बिहार में। Assassin region. After famine of 1965-67, government decided to put more resource into those area which
already had irrigation and those farmers who were already well off। बिल्कुल हम लोग देखेंगे 1965-67 के बाद में गवर्नमेंट जो है हमारे कंट्री में जो ग्रेन्स जो है, जो अनाज जो है, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहेगी और इसके लिए गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करेगी ऐसे रीजन पे जहां के फार्मर्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और गवर्नमेंट जो है वहां इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी और फार्मर्स को हेल्प करेगी। याद रखना है कैसे फार्मर को हेल्प करेगी, ऐसे फार्मर जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, पुअर फार्मर नहीं, जो थोड़े से रिच फार्मर है उनको हेल्प करेगी। क्या रीजन था इसका? फार्मर हु ऑलरेडी हैड अ कैपेसिटी कुड हेल्प इंक्रीज प्रोडक्शन रैपिडली इन शॉर्ट रन। तो गवर्नमेंट का लॉजिक ये था कि गवर्नमेंट अगर वो रिच फार्मर को थोड़ी सी हेल्प करती है तो वो बहुत जल्दी ही प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट हमारे कंट्री में जो ग्रेन्स की जो प्रॉब्लम थी, जो अनाज की जो प्रॉब्लम्स थी, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो बिल्कुल रीजन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन 1। हाउ मेनी प्लान्स हैव बीन कंप्लीटेड सो फार। सो हमारे कंट्री में टोटल कितनी प्लान्स जो है, 5 ईयर प्लान्स जो है वो कंप्लीट हुई थी। करेक्ट आंसर है 12। अभी तो ये 5 ईयर प्लान वाली सिस्टम जो है बंद हो गई है, अभी आ गई है नीति आयोग की सिस्टम। तो अब नीति आयोग से पहले तक हम लोगों ने 12 5 ईयर प्लान जो है उसको कंप्लीट किया। फाइंड इनकरेक्ट। Between 1965-1967 severe droughts occur in many part of the country। बिल्कुल करेक्ट है, 65-67 में काफी सारी फेमाइंस हुई थी हमारे कंट्रीज में। All this resulted in severe food shortage and famine-like condition in many part of the country। बिल्कुल इस कारण से हमारे कंट्री में फूड की शॉर्टेज हो गई थी और फेमाइन-like कंडीशन हो गई थी हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। For wheat and rice, the prices in the state were twice more than the price more in the prosperous Punjab। तो जिस स्टेट में स्पेशली व्हीट एंड राइस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी स्टेट में इन द स्टेट वेयर ट्वाइस मोर देन द प्राइस मोर इन प्रोस्परस पंजाब। तो बहुत सारी स्टेट में व्हीट एंड राइस की जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी। और हम लोग देखेंगे कि पंजाब में बहुत ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे इवन यहाँ पे भी फूड की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई थी, लेकिन जहां फूड की प्रोडक्शन नहीं होती है वहां तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। The government had the zoning policy that prohibited trade of food across country। नहीं, ये रॉन्ग है। सो गवर्नमेंट ने जो जोनिंग की जो पॉलिसी जो लेके आई थी इसमें था ये कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ये जो फूड की जो ट्रेड होती है, जो ग्रेन्स की जो ट्रेड होती है, ये नहीं होगी। यहाँ पे जोनिंग पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आ गई थी। तो कंट्री नहीं, आंसर होगा स्टेट के बीच में ये लाई गई थी। तो हमारा इनकरेक्ट फाइंड करना है। सो 4 इज इनकरेक्ट। फाइंड करेक्ट। गवर्नमेंट हैड टू इंपोर्ट पल्स एंड हैड टू एक्सेप्ट फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो फेमाइन की कंडीशन थी इस समय गवर्नमेंट को पल्स जो है, दाल जो है, ये इंपोर्ट करना पड़ा था और एक्सेप्ट करना पड़ा था फॉरेन एड, जो दूसरी विदेशी कंपनी है, विदेशी जो गवर्नमेंट है उनसे मदद लेनी पड़ी थी। तो ये गलत बात है। पल्स नहीं, हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया था वो था ग्रेन्स। हम लोगों ने व्हीट वगैरह जो है ये सब इंपोर्ट किए थे, पल्स नहीं। नाउ The first priority of the planner was to somehow attain self-sufficiency in the food। बिल्कुल ये करेक्ट है। जब ये सिचुएशन हमारे सामने आई, हमारे कंट्री में फेमाइन लाइक कंडीशन हुई, हमारे कंट्री में काफी लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ भी हुई, सो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि अब हम लोग फूड के लिए किसी और दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट जो है वो बनेंगे। और इसी के तहत हम लोग देखेंगे बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन भी लाई जाएगी। तो 2 करेक्ट है, तो ओनली 2। 1 इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज पल्स नहीं होगी, वहां होगी व्हीट एंड ग्रेन्स जो थे। इंडिया हैड टू एक्सेप्ट एड फ्रॉम यूएस ड्यूरिंग 1965-1967 फेमाइन। सो जब ये फेमाइन आई थी 1965-67 में, सो इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ा था, हेल्प एक्सेप्ट करना पड़ा था यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से। बिल्कुल ये करेक्ट है। द यूनाइटेड स्टेट इन टर्न पुश्ड इंडिया टू चेंज इट्स सोशल पॉलिसी। सो अमेरिका ने तो हमारा हेल्प किया, लेकिन इसके बदले उन्होंने कुछ डिमांड रखे। डिमांड ये रखे कि इंडिया को अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में जो है वो चेंजेस लाने थे। सो इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस लाने थे, यहाँ सोशल पॉलिसी नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब ये गलत है, तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। सो ओनली 2 इज अनकरेक्ट। इकोनॉमिक पॉलिसी होगी यहाँ पे। फाइंड करेक्ट। Government offered high yield variety seeds, fertilizer, pesticide and better irrigation free to the farmers। So government ने ये डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करने के लिए जो HYV सीड होती है, जो अच्छी क्वालिटी की सीड होती है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है,
फिर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इरिगेशन की सिस्टम, ये सभी कुछ फार्मर्स को प्रोवाइड की थी, बिल्कुल फ्री नहीं था, ये सब्सिडाइज था, ये सब्सिडाइज था, फ्री नहीं था। देखो, मान लो कोई एक 100 रुपीज की प्रोडक्ट है, अगर एक फार्मर उसे परचेस करने जाता है, तो फार्मर मान लो वो देता है 40 रुपीज उस 100 रुपए की, बाकी के 60 रुपीज कौन देता है? तो बाकी के 60 रुपीज जो है मान लो वो गवर्नमेंट देती है। तब हम लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली 60 रुपीज का हेल्प किया इस फार्मर को, तो इसे ही बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की है फार्मर को, फ्री नहीं। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की थी। The government also gave a guarantee to buy the produce from the farmers at a given price. गवर्नमेंट ने फार्मर्स को ये कहा कि आप लोग जो है ये वीट का प्रोडक्शन करो, राइस का प्रोडक्शन करो, जो बेसिकली ग्रेन्स की प्रोडक्शन जो है इसको इंक्रीज करो और हम लोग आपसे परचेज करेंगे। तो फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट को लेकर के, फार्मर्स मान लो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लेता है, तो फार्मर को ये चिंता नहीं करना है कि फिर उसे ये कहां बेचने जाना है। गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया कि आप बस प्रोडक्शन करो, हम लोग आपसे खरीद लेंगे, हम लोग आपसे एक गिवन प्राइस में खरीद लेंगे। सो आपको कहीं भी अपने सामान को लेकर के भटकना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था, तो गारंटी प्रोवाइड किया था। सो बिल्कुल ये करेक्ट है। सो हमें करेक्ट फाइंड करना है। सो ओनली 2 इज करेक्ट। Assertion reason. Public opinion in country lost the faith in initially placed in many of the public institution. तो हमारी कंट्री में देखेंगे कि बाद में जब करप्शन वगैरह इंक्रीज होने लगेगी, तो जो लोगों का जो भरोसा है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे, जो सरकारी जो संस्था जो है, इस पे धीरे धीरे ये कम होने लगेगा। बिल्कुल ये करेक्ट है। और इसका कारण ये था कि हमारे कंट्री में इनएफिशिएंसी एंड करप्शन जो है ये पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, और जो ब्यूरोक्रेसी जो थी ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर रही थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो लोगों को एक तरह से भरोसा जो है वो कम होने लगा था लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि लोग हमेशा कुछ न कुछ करप्शन की न्यूज सुन रहे थे, न्यूज में वो देख रहे थे कि सरकारी तंत्र जो है, जो गवर्नमेंट सिस्टम जो है ये सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, इसीलिए लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होने लगा। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है शासन की। Find correct. The rich peasants and the large landlords were the major beneficiaries of Green Revolution. हमारी कंट्री में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई गई थी, इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो हुआ रिच पीजेंट्स, जो अमीर किसान थे, जो रिच किसान थे, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनको फायदा हुआ। बिल्कुल ये करेक्ट है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में गवर्नमेंट ने स्पेशली वैसे फार्मर्स को हेल्प किया जो ऑलरेडी रिच थे, जो ऑलरेडी डेवलप्ड थे। और उसका कारण हम लोगों ने देखा, कारण ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि ये रिच फार्मर जो है ये जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करे, और उससे हमारे कंट्री में जो फेमाइन की कंडीशन जो थी उसको ठीक किया जा सके। The Green Revolution delivered only a moderate agriculture growth, mainly in the rise of rice production. So जो Green Revolution है, गवर्नमेंट ने तो काफी सारा इस पे फोकस किया, लेकिन इसके कारण हम लोग देखेंगे कि मेनली राइस के प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ नहीं, ये गलत है। मेनली वीट का प्रोडक्शन जो है ये इंक्रीज हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो लाया गया था, लेकिन इसमें जो सबसे फायदा हुआ वो हुआ वीट के प्रोडक्शन का। तो सबसे ज्यादा वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, बाकी राइस या दूसरे जो ग्रेन्स हैं उनके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। सो 2 जो है ये रॉन्ग है। करेक्ट फाइंड करना है ओनली 1। Find correct. Green Revolution raised the availability of food in the country. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारे कंट्री में जो फूड की अवेलेबिलिटी जो थी ये इंक्रीज हो गई। बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज पोलराइजेशन बिटवीन क्लासेस एंड रीजन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में हम लोग देखेंगे कि जो काफी सारे रिच फार्मर्स थे वो और ज्यादा रिच हो गए, और जो पुअर फार्मर थे उनको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिला, तो वो और पुअर ही रह गए। सो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एक तरह की बहुत बड़ी गैप जो है ये आ गई क्लासेस के बीच में एंड रीजन्स के बीच में। बिल्कुल ये करेक्ट है। Some region like पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश become agriculture prosperous. ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाया गया, इसमें सबसे जो ज्यादा फायदा जो मिला वो मिला पंजाब के फार्मर्स को, हरियाणा के फार्मर्स को, और ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को। ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर को, यानी कि 3 जो है ये रॉन्ग है, यहाँ वेस्टर्न होना चाहिए था। तो करेक्ट फाइंड करना है। ओनली 1 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी। Now,
ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड द मिडिल पीजेंट सेक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारे कंट्री में देखेंगे हम लोग पीजेंट्स जो है, पीजेंट्स की एक नई क्लास जो है आएगी सामने, वो है मिडिल पीजेंट सेक्शन। मिडिल पीजेंट सेक्शन का मतलब ये है ऐसे पीजेंट्स, ऐसे फार्मर्स जो बहुत ज्यादा रिच नहीं थे, बहुत ज्यादा पुअर नहीं थे, मिडिल सेक्शन में थे। बिल्कुल करेक्ट है। These were farmers with medium size होल्डिंग हु बेनिफिटेड फ्रॉम द चेंजेस। ये ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास जो है वो मीडियम साइज की लैंड थी, और ये जो गवर्नमेंट नई पॉलिसीज लेके आ रही थी या जो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही थी, जैसे HYV सीड है, फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है, इनसे इनको काफी फायदा हुआ। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। मिडिल पीजेंट सेक्शन वेर नॉट पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये गलत है। जो मिडिल पीजेंट सेक्शन जो थी, इनका नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई था, इसीलिए इनके पास काफी ज्यादा पॉलिटिकल पावर भी था। सो वेर इनके पास नॉट नहीं होगा, बिल्कुल इनके पास पॉलिटिकल पावर था, यानी कि 3 जो है ये रॉन्ग है। करेक्ट फाइंड करना है 1 and 2, सो ऑप्शन सी। Find incorrect. Indira Gandhi decided to lose the role of state in controlling and directing economy. So इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो हमारे कंट्री में जो स्टेट की, हमारे कंट्री की गवर्नमेंट की जो ग्रिप जो है इकोनॉमी के ऊपर में, गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर रही है इकोनॉमी को, या गवर्नमेंट जो डायरेक्ट कर रही है, इसको थोड़ा लूज करेगी। नहीं, ऐसा नहीं था, लूज नहीं, वो और ज्यादा इसे उन्होंने टाइट करने का, और ज्यादा स्ट्रेंथन करने का उन्होंने डिसीजन लिया था, यानी कि ये रॉन्ग है। The period from 1967 onward witnessed many new restriction on private industry. So हम लोग देखेंगे कि बिल्कुल ये करेक्ट है। 1967 के बाद में हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री में और भी ज्यादा स्टेट का जो रोल जो है वो इंक्रीज होगा, और ये सब कुछ चलेगा 90s तक, क्योंकि 90s के बाद में जैसा मैंने बताया वो LPG रिफॉर्म्स जो है वो लेके आ जाएंगे। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, सो होगा 1। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मुझे हेल्प करें। हाउ मेनी बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड बाय इंदिरा गांधी। सो इंदिरा गांधी जी ने कितने बैंक्स की नेशनलाइजेशन की थी? करेक्ट आंसर है 2, 14। तो टोटल 14 बैंक्स की नेशनलाइजेशन किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। Point correct. Between 1950 and 1980, the Indian economy grew at a very high per annum rate. So 1950 से 1980 के बीच में देखेंगे कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही तेजी के साथ वो ग्रोथ हुई थी। नहीं, ये रॉन्ग है। हमारी कंट्री की जो ग्रोथ जो थी लगभग 3 से 3.5% के आसपास थी, जो कि काफी कम है। तो ये गलत बात है। हमारे कंट्री जो बहुत हाई पर एनम रेट पे इंक्रीज डेवलपमेंट नहीं कर रही थी। Policy maker started to reduce the importance of state in Indian economy from the 1980s onwards. So बिल्कुल 1980s के बाद में देखेंगे कि हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट की कंट्रोल जो है इकोनॉमी पे, ये धीरे धीरे जो है ये कम होने लगेगी। तो पॉलिसी मेकर जो है वो ये रिड्यूस करने लगेंगे स्टेट का रोल, गवर्नमेंट का रोल ऑन इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल ये करेक्ट है। करेक्ट फाइंड करना है हमें, ऑप्शन बी, ओनली 2। अमूल प्रोडक्ट शो अ सक्सेसफुल हिस्ट्री ऑफ। तो जो अमूल की जो प्रोडक्ट जो है ये हमें एक सक्सेसफुल स्टोरी बताती है। कोऑपरेटिव मीट फार्मिंग, कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग, हाई प्राइवेटाइज्ड डेयरी फार्मिंग, गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड डेयरी फार्मिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग। Who is nicknamed as the milkman of India? तो हमारे कंट्री में किन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित करते हैं, किन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग डिनोट करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वर्गीज क्यूरियन। आप मुझे बाकी जो 2 पर्सन है, आप इनके अगर आप बता पाओ कि इनको हम लोग किस नाम से, एक निकनेम से हम लोग डिनोट करते हैं, तो आप मुझे ये कमेंट करके बताओ। MS स्वामीनाथन वो थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया हमारे कंट्री में। फाइंड इनकरेक्ट। अमूल पैटर्न, द अमूल की जो डेवलपमेंट की जो पैटर्न है, बिकेम यूनिकली अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। सो अमूल की जो पॉलिसी जो थी, अमूल का जो पैटर्न जो था डेवलपमेंट करने का, ये बहुत ही एक अच्छा यूनिक मॉडल जो है ये है रूरल एरिया में डेवलपमेंट करने का, गांव में, विलेजेस में डेवलपमेंट करने का, और लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने का। बिल्कुल ये करेक्ट है। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड विद रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ऑपरेशन फ्लड जो है ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ये जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, यहाँ कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो होगा डी।
तो ये हमारी पार्ट 4 थी। और इसके बाद पार्ट 5 जो है वहां पे आपके सिलेबस में जो न्यू टॉपिक ऐड हुई है दैट इज नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। सो मैं उन दोनों की टॉपिक्स पे जो एमसीक्यू बनते हैं वो मैं पार्ट 5 में लेके आऊंगा। तो टिल देन आप इस वीडियो को आप बिल्कुल देखें और आप अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में बिल्कुल इसे शेयर करें। थैंक यू।